गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम चर्चा कर रहे थे सत्ता पर और अब तक हमने सत्ता का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की। आज हम सत्ता के प्रकारों पर बात करेंगे। सत्ता के प्रकारों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता का वर्गीकरण। औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता का वर्गीकरण मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है और मैक्स वेबर औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख करते हैं। पहला है परंपरागत सत्ता। जब सत्ता के आदेशों का पालन परंपरागत रूप में स्वीकार किया जाता है तो वह सत्ता का परंपरागत रूप होता है, जैसे पुत्र की संबंध, राजा और प्रजा का संबंध, यानी पिता की आज्ञा पुत्र परंपरा के आधार पर मानता है, वैसे ही राजा की आज्ञा का पालन प्रजा के द्वारा परंपरा के द्वारा किया जाता है। तो यह सत्ता का यह रूप परंपरागत रूप कहलाता है। मैक्स वेबर के अनुसार औचित्यपूर्णता के आधार पर सत्ता का दूसरा रूप है बौद्धिक या कानूनी सत्ता। जब उच्च अधिकारियों के आदेशों या नियमों का पालन अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि अ, उन्हें लगता है कि उच्चस्थ अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश और नियम औचित्यपूर्ण है, उचित है, तो वह बौद्धिक सत्ता कहलाती है। यानी अधीनस्थ अपने उच्चस्थ अधिकारी के आदेशों को बौद्धिक आधार पर, अपनी समझ के आधार पर जब वह उचित या औचित्यपूर्ण मानता है, तब वह उनके आदेशों का पालन करता है। उस रूप में सत्ता का कानूनी या बौद्धिक स्वरूप सामने आता है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का औचित्यपूर्णता के आधार पर तीसरा रूप है या करिश्माई सत्ता। जब सत्ता के आदेशों का पालन व्यक्तिगत प्रभाव के कारण किया जाता है तो वह करिश्माई सत्ता कहलाती है। यानी आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति आदेश देने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करता है, तब हम करिश्माई सत्ता के रूप को देखते हैं। जैसे जनता के द्वारा अपने प्रिय नेता के आदेशों का पालन उसके व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर ही किया जाता है। जर्मनी में हिटलर इसका एक बड़ा उदाहरण है और भारत के संदर्भ में हम इंदिरा गांधी को करिश्माई सत्ता के अंतर्गत रख सकते हैं। सत्ता के प्रकारों में दूसरा प्रकार है प्रशासनिक आधार पर सत्ता का प्रकार। प्रशासनिक आधार पर भी सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। पहला है रेखा अधिकार सत्ता। यह निर्णय लेने की अधिकार सत्ता मानी जाती है। इसमें अगर आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है तो यह अधिकार सत्ता संगठन के उच्चस्थ अधिकारियों से लेकर निचस्थ अधिकारियों या नीचे के अधिकारियों तक सत्ता का प्रवाह बना रहता है। प्रशासनिक आधार पर सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। पहला है रेखा अधिकार सत्ता। यह निर्णय लेने की अधिकार सत्ता मानी जाती है। इसमें अगर आदेशों की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जाए तो यह अधिकार सत्ता संगठन के उच्च स्तर से नीचे तक के स्तर के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचती है। सत्ता का दूसरा रूप जो प्रशासनिक आधार पर है वह है परामर्शात्मक या स्टाफ लाइन सत्ता, स्टाफ अधिकार सत्ता। सत्ता के इस रूप का समर्थन ब्रेसी तथा सैनफोर्ड द्वारा किया गया है।
यह सत्ता अन्य लोगों को परामर्श देने तथा सहायता देने का अधिकार है तथा किसी भी दशा में स्टाफ अधिकार सत्ता प्रवाहित हो सकती है। यानी यहाँ परामर्श और सहायता देने वाले स्टाफ की भूमिका रहती है। संगठनात्मक सत्ता का तीसरा रूप है क्रियात्मक अधिकार सत्ता। क्रियात्मक अधिकार सत्ता निर्णय की अधिकार सत्ता है। यद्यपि ऐसा अधिकार किसी क्रिया तक ही सीमित होता है जो कि द्वितीय स्तर के अधिकारियों के अधीनस्थ संबंधों को जन्म देती है। यानी कोई कार्य विशेष करते समय द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के द्वारा अपने से नीचे के अधिकारियों को जो आदेश या निर्देश दिया जाता है वह क्रियात्मक अधिकार सत्ता के अंतर्गत आता है। इसमें आदेशों की एकता के सिद्धांत के अनुपालन की आवश्यकता नहीं रहती। सत्ता का तीसरा प्रकार है संवैधानिक आधार। और संवैधानिक आधार पर भी सत्ता के दो प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। पहला है सत्ता संविधान से प्राप्त सत्ता और दूसरा साधारण कानूनों से प्राप्त सत्ता। संविधान से प्राप्त सत्ता के अंतर्गत वे प्रावधान होते हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया जाता है। यानी ऐसे कानून, ऐसी विधियां जो संविधान में उल्लेखित होती है वे संविधान से प्राप्त सत्ता के अंतर्गत आती है। और ऐसे कानून या विधियां जिनका निर्माण सामान्य कानूनों के द्वारा होता है वे साधारण कानूनों से प्राप्त सत्ता के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार सत्ता का चौथा प्रकार है क्षेत्रीयता के आधार पर। क्षेत्रीयता के आधार पर भी सत्ता के तीन रूपों का उल्लेख है। केंद्रीय सत्ता यानी केंद्र के द्वारा जो आदेश निर्देश या केंद्र के द्वारा जिस सत्ता का प्रयोग किया जाता है वह केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत आता है। प्रांतीय सत्ता यानी राज्य या प्रांतों के स्तर पर सत्ता का जो स्वरूप क्रियान्वित होता है वह प्रांतीय स्तर पर आता है। और स्थानीय सत्ता यानी लोकल अथॉरिटी, लोकल संस्थाओं के द्वारा जो सत्ता का प्रयोग किया जाता है वह स्थानीय सत्ता के अंतर्गत आता है। सत्ता का एक अन्य प्रकार भी माना जाता है। इसके अंतर्गत सत्ता को चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सामाजिक सत्ता, यानी समाज के रीति रिवाज, उसकी परंपराओं की जो सत्ता है वह सामाजिक सत्ता के अंतर्गत आती है। आर्थिक सत्ता, आर्थिक तत्वों का जो प्रभाव पड़ता है या आर्थिक संस्थाओं की जो सत्ता है वह इसके अंतर्गत आती है। ऐसे ही धार्मिक संस्थाओं की सत्ता धार्मिक सत्ता के अंतर्गत आती है। यानी धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो आदेश निर्देश दिए जाते हैं धार्मिक आधार पर वे धार्मिक सत्ता के अंतर्गत आते हैं। और चौथी है तकनीकी सत्ता। और वर्तमान में तकनीकी सत्ता का स्वरूप हम निरंतर बढ़ता हुआ पा रहे हैं। और आज तकनीकी सत्ता के संदर्भ में ये कहा जाने लगा है, ये माना जाने लगा है कि तकनीकी सत्ता राष्ट्रीय सत्ताओं से ऊपर अपना स्वरूप कायम करने में सफल होती जा रही है और यह राष्ट्रीयता के दायरे को लांघती जा रही है। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं सत्ता की प्रकृति के संदर्भ में। सत्ता की प्रकृति को भी चार भागों में बांटा गया है। ये चार भाग कौन कौन से हैं? पहला है सत्ता संबंधात्मक है। सत्ता संबंधात्मक मानी जाती है। सत्ता के दो पक्ष होते हैं, एक आदेश देने वाला पक्ष और दूसरा आदेश का पालन करने वाला पक्ष। इस प्रकार प्रोफेसर बीच के अनुसार सत्ता औपचारिक तथा अनौपचारिक दो सिद्धांतों में पाई जाती है। यानी प्रोफेसर बीच सत्ता के औपचारिक और अनौपचारिक दो रूपों की चर्चा करते हैं। सत्ता का औपचारिक सिद्धांत सत्ता के कानूनी रूप में विश्वास करता है और इसमें पद सोपान व्यवस्था पाई जाती है।
जबकि अनौपचारिक सत्ता में आदेशों का पालन अधीनस्थों की सहमति पर आधारित होता है। सत्ता की प्रकृति का दूसरा आधार है सत्ता प्रभुत्वपूर्ण होती है, यानी प्रभुत्वपूर्ण सत्ता। प्रभुत्वपूर्ण सत्ता से तात्पर्य है कि सत्ता प्राप्ति के साथ ही व्यक्ति को अधीनस्थों पर प्रभुत्व की प्राप्ति हो जाती है और इसी प्रभुत्व के द्वारा वह अपने आदेशों को, अपने निर्देशों को अधीनस्थों को प्रसारित करता है और उनसे पालन करवाता है। इस प्रकार सत्ता में प्रभुत्व पाया जाता है। सत्ता की प्रकृति का तीसरा रूप है सत्ता औचित्यपूर्ण एवं मर्यादित होती है। सत्ता का मुख्य लक्षण होता है उसका औचित्यपूर्णता, यानी सत्ता औचित्यपूर्णता के आधार पर अपना वजूद बनाए रखती है और इसी औचित्यपूर्णता के आधार पर अधीनस्थों के द्वारा सत्ता को ठीक या उचित माना जाता है और उसके औचित्य के परिमाण के अनुरूप ही सत्ता का सम्मान भी किया जाता है। औचित्य के अभाव में सत्ता को हम न्यायपूर्ण नहीं मान सकते, जिसका जनता के द्वारा विरोध भी संभव होता है, यानी जनता अनौचित्यपूर्ण सत्ता का विरोध करती है। औचित्यता ही सत्ता की मर्यादाएं भी तय करती है, यानी औचित्यपूर्णता सत्ता की प्रक्रिया जहां एक मर्यादाओं का भी निर्धारण करती है, यानी औचित्यपूर्णता की मात्रा के आधार पर ही सत्ता को सम्मान और सत्ता के आदेशों की पालना निर्धारित होती है। अगर औचित्यपूर्ण नहीं है तो वह सत्ता को मर्यादित कर देती है। सत्ता की प्रकृति का चौथा स्वरूप है सत्ता उक्ति है। सत्ता में औचित्यपूर्णता के सिद्धांत तो निहित ही होता है और प्रत्येक सत्ताधीश अपने अधीनस्थों को देने वाले आदेशों तथा आज्ञाओं के लिए अपने से उच्च सत्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी कारण शासक वर्ग अपने सत्ता के लिए जनता की सत्ता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी हर एक अधीनस्थ अधिकारी अपने आदेश और निर्देशों के लिए अपने से ऊंचे अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। और हम कहें कि अंतिम रूप से लोकतांत्रिक राज्यों में सत्ता जनता में निवास करती है, अतः शासक वर्ग सत्ता के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जहां लोकतांत्रिक राज्यों में जहां सरकारें जितनी उत्तरदायित्वपूर्ण होगी, सत्ता का स्वरूप भी उतना ही प्रबल होगा। तो ये हुआ सत्ता की प्रकृति, उसके प्रकार और उसका स्वरूप। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।